नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार में जिस तरह जातीय सर्वेक्षण के बाद या जातीय गणना के बाद एक प्रकार से राजनीतिक उफान आई, मैं बार बार कहता हूं कि जाति नाम का कीड़ा के जन्मदाता राजनीतिज्ञ होते हैं और जब जब इलेक्शन आता है राजनीतिज्ञों के मन मस्तिष्क में यह कीड़ा जोर जोर से काटने लगता है और उसको क्या करते हैं, पूरा अपने समाज में फैलाते हैं और इस प्रकार से अपने अपने जाति के मन में वह कीड़ा इस प्रकार से छोड़ते हैं कि सबों को अपने अपने जाति के लिए वह कीड़ा काटने लगता है। राजनीतिज्ञों की व्यवस्था है, अगर वह कीड़ा न छोड़ें, कीड़ा को अगर रेता के तरह न फैलाए समाज में वह आरक्षण रूपी कीड़ा, तो उनका रोटी कैसे सेकेगा। यह एक आज़ादी के बाद से या कुछ कहें तो पूर्व से भी यह समस्या रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सोच के संविधान बनाया था, आज उनकी कल्पना किस प्रकार से पूरी हो रही है। अगर वो जहां कहीं भी होंगे तो अपना माथा पकड़ लिए होंगे। उनका कितना उत्तम सोच था और उसको आज के उनके संविधान का गलत व्याख्या कर लाभ लेने वालों ने क्या स्वरूप बना दिया है, उसका व्याख्या किस प्रकार से कर रहे हैं, यह देखकर वो नित्य पश्चाताप करते होंगे। खैर, अब हम चलें कि बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया उसमें सबके लिए जगह था, लेकिन आज जो राजनीतिक जगह बना रहे हैं उसमें समाज में कैसे राग द्वेष बढ़ेगा, समाज कैसे खंडित होगा, समाज में कैसे विखंडन होगा, समाज एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से जल उठेगा और पॉलिटिशियन उसमें तिल्ली दे रहे हैं। कोई धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहता है, कोई जाति के नाम पर राजनीति करना चाहता है। दोनों का अर्थ विखंडन है। बाबा साहेब ने यह सोचा भी नहीं होगा कि हमारे दिए हुए व्यवस्था का इतना दुर्दशा ये लोग करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 का पालन करते हुए 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा आयोग की स्थापना की गई। ये क्यों पिछड़ा आयोग है? तो पिछड़ा आयोग इसलिए कि जो गरीब पिछड़े दलित लोग हैं उनका कुछ समृद्धि हो सके। यह एक आरंभिक काल में किया गया प्रयास था। इसे प्रथम पिछड़ा आयोग या काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। ये काका कालेलकर आयोग जो था, जो काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनी थी, 30 मार्च 1955 को अपना रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इसने पूरे देश के लिए 2399 पिछड़ी जातियों की एक सूची तैयार की थी, जिसमें 837 जातियों को सबसे पिछड़ा जाति के रूप में चिन्हित किया गया था, जिसको मति पिछड़ा भी कह सकते हैं। आयोग की कुछ उल्लेखनीय सिफारिश थी। उस समय जो 1953 में काका कालेलकर ने जो सिफारिश दिया, उसमें हम 5 सिफारिश का उल्लेख करना चाहेंगे।
1961 की जनगणनाओं में जनसंख्या की जातिवार गणना हो। किसी वर्ग के सामाजिक पिछड़ेपन को हिंदू समाज के पारंपरिक जाति पदानुक्रम में उसकी निम्न स्थिति को जोड़ना। तीसरा, एक वर्ग की सभी महिलाओं को पिछड़ा मानना। पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों के लिए सभी तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में 70% सीटें आरक्षित करना। और पांचवा जो था वो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सभी सरकारी और स्थानीय निकायों में रिक्तियों में न्यूनतम आरक्षण वर्ग एक के लिए फर्स्ट क्लास सर्विस के लिए 25%, सेकेंड क्लास के लिए 33.5% और थर्ड और फोर्थ ग्रेड जो तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग का सेवा था उसके लिए 40% आरक्षण करने का अनुशंसा काका कालेलकर ने अपने प्रतिवेदन में किया था। अब देखिए हुआ यूं कि काका कालेलकर ने जो प्रतिवेदन दिया जब सरकार के समक्ष पटल पर आया तो सरकार ने उसका गुण दोष का विचार किया। देश की आर्थिक स्थिति आजादी के समय आज वाला नहीं था। देश में कैसे विकास हो इसके लिए पंडित नेहरू चिंतित रहते थे और उसी देश के विकास के क्रम में इस आयोग का उन्होंने गठन भी किया था। अब जातीय जनगणना 1961 में होने लगा जो इसकी अनुशंसा किया गया था और अनेक प्रकार से जो व्यवस्था थी सरकार ने उसको पटल पर रखा और कहा कि अभी देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि ये सभी व्यवस्था को लागू किया जाए, इसको हम अभी रखते हैं बाद में विचार करेंगे। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस का सत्ता बढ़ता गया और कांग्रेस में जो कुछ विक्षुब्ध लोग थे जैसे मोरारजी देसाई, फिर कांग्रेस से विक्षुब्ध होकर आए चौधरी चरण सिंह, ये फिर जगजीवन राम अलग अलग दल बना के अलग अलग घटक बना के राजनीति में सक्रिय रह रहे थे। ये सभी कांग्रेस तोड़ने वाले में से थे। क्योंकि 1967 में चौधरी चरण सिंह अपने 12 सदस्यों को तोड़कर जनसंघ एवं अन्य दलों के मेल से मुख्यमंत्री बनने का काम किया था। वह 13 सदस्य इन्होंने कांग्रेस को तोड़ा इसलिए कि कांग्रेस इनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। जबकि ये कांग्रेस सरकार में उत्तर प्रदेश में 1952 से लेकर 67 तक काबीना मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। ये थे बाबू चौधरी चरण सिंह। दूसरा, मोरारजी देसाई ने मन में प्रधानमंत्री बनने की प्रबल इच्छा पाल रखे थे और जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया 66 में, इनके मन में एक कांटा चुभने लगा। अंततः ये 69 में कांग्रेस तोड़कर 66 सदस्य लेकर अलग हो गए। कामराज, ये श्यामनंदन मिश्र, अन्य लोग 66 जो है वो सदस्य थे कांग्रेस के। और इस प्रकार पहली बार देश में विधानसभा और लोकसभा में विधिवत नेता प्रतिपक्ष बना। चूंकि नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% का सीट होना, लोकसभा में जो सीट है उसमें 10% का सीट होना, विजयी सीट होना आवश्यक है। उसी प्रकार राज्यसभा में भी। तो कांग्रेस ही जब तोड़ दिया कांग्रेस को, कांग्रेस के लोगों ने, तब ही जाके पहली बार कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के विरोध में विपक्षी दल का पद धारण किया, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। अब देखें 1977 में जनता पार्टी बनी। ये सभी कुनवा के मेल से, जिसमें मोरारजी देसाई आ गए, जगजीवन राम आ गए, चौधरी चरण सिंह आ गए, समाजवादी लोग आ गए जिसमें राजनारायण थे और इस प्रकार से और अन्य लोगों के मेल से जो 5 दलों का, इसमें जनसंघ आ गया, 5 दलों के घटक मिलकर वो जनता पार्टी का निर्माण हुआ। और फिर 24 मार्च 1977 को मोरारजी की सरकार शपथ लिए। जब 1977 में मोरारजी सरकार की
ने शपथ लिया, पुनः एक बार यह बात बलवती हो उठी कि क्यों न पिछड़ी जाति के लिए एक प्रकार से रिजर्वेशन किया जाए। लेकिन बिहार में उससे पहले एक काम हुआ था और भारत में दूसरे जगह भी इस प्रकार से कई काम हुए थे। जैसे कि आंध्रा में सरकार ने जाति के स्थान पर परिवार के पिछड़े समूहों को वर्गीकरण कर किया और किंतु कुछ समय के पश्चात आए कठिनाई के कारण उसको वर्गीकृत जो समुदाय में किया था उसको त्याग दिया। लेकिन 1970 में 92 समुदायों की एक सूची बनाई गई जिससे इन वर्गों के लिए 25% सीट आरक्षित किया गया। फिर कर्नाटक में भी 1972 में एसी हावनूर की अध्यक्षता में पिछड़े आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने जातियों एवं समुदायों की एक सूची तैयार की और इससे नौकरियों में 32% के आरक्षण की सिफारिश किया। इससे 32% की आरक्षण जो सिफारिश किया, कर्नाटक सरकार ने उसको 32 से बढ़ाकर 40% का आरक्षण देने का काम किया। तो यह राज्य के स्तर पर, फिर केरल में भी इस प्रकार से आरक्षण की कई व्यवस्था चल रहे थे। फिर बाद में उसको सुधार कर जो केरल में आज भी आरक्षण की व्यवस्था है, तो उसमें वर्तमान में जो केरल में भी व्यवस्था है, उस समय भी था। जो केरल में पिछड़ा वर्ग के लिए 40% है और अन्य समुदाय के लिए 3% है और विश्वकर्मा समुदाय के लिए 3% है और SC ST के लिए 10% का आरक्षण है। अर्थात यह देखें तो 56% आरक्षण यह हो गया। EWS लेके 66% का आरक्षण वहां अभी भी लागू है। बिहार में 1971 में जून में मुंगेरी लाल आयोग का निर्माण किया गया। 7 सदस्यीय मुंगेरी लाल आयोग था। मुंगेरी लाल खुद दलित थे। वो नौबतपुर से 1952 के विधानसभा का चुनाव जीते थे और जब इनका आयोग बना तो ये क्यों बना भाई? तो आयोग इसलिए बना कि राज्य सेवाओं में आरक्षण देने के लिए मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग गठित किया गया। आयोग का मुख्य काम पिछड़ी जातियों को पहचान एवं सामाजिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन और आरक्षण का स्वरूप के संबंध में सिफारिश करना था। इस आयोग ने फरवरी 1976 में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष उपस्थित कर दिया। आयोग ने पिछड़े जातियों के लिए 128 जाति को चिन्हित किया था और अपनी प्रतिवेदन में 128 जाति के बारे में चर्चा किया था। इसमें 94 जातियों को अति पिछड़ा में रखा गया था। उसी समय पिछड़ा जाति की आबादी 38% बताई गई थी। अब देखिए कि उन्होंने 128 जाति को चिन्हित किया जिसमें 94 को अति पिछड़ा कर दिया और बाकी जो है वो आपका 34 जाति जो था उसको पिछड़ा में कर दिया गया। और यह जो है 10 नवंबर 1978 को कर्पूरी ठाकुर ने इसके सिफारिश को स्वीकार कर लिया और जब स्वीकार किया तो बिहार में आरक्षण का फॉर्मूला क्या हो गया? तो 12% अति पिछड़ा, 8% पिछड़ा के लिए, 3% महिला के लिए और 3% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान 1978 में लागू कर दिया। वह डेट था 10 नवंबर। अब इतना से बना नहीं, फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्था बना तो उसमें 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया जिसको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन करने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा आयोग की स्थापना की गई। आयोग के पास पिछड़े के लिए जनसंख्या के आंकड़े नहीं थे, इसलिए 1931 के जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर कार्यारंभ किया गया। इस प्रकार समूह की आबादी 52% का अनुमान लगाया गया। इससे 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। और क्या हुआ? 1980 में यह आयोग अपना रिपोर्ट दे दिया। तत्कालीन सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन 7 अगस्त 1990 को
जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की अपनी सत्ता डोलती हुई नजर आई तो इस जिन को बाहर ले आके सदन के पटल पर पटक दिया और मंडल आयोग का जो सिफारिश था उसको लागू करने का ऐलान कर दिया। परिणाम यह हुआ कि पूरा भारत एक प्रकार से जल उठा। यह स्थिति रही और ये आयोग उस समय ये सभी लोग थे जिसमें नीतीश कुमार थे, लालू प्रसाद यादव थे, शरद यादव थे और रामविलास पासवान थे। इन्होंने समाज को दो वर्गों में बांटने का काम किया, एक सवर्ण जाति और एक निम्न जाति। और ये लोग सभी निम्न जाति के तरफ से आवाज उठाने लगे और लड़ाई बहुत तगड़ा चला। लेकिन परिणाम ढाक के पात्र रहे। चूंकि 92 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि 50% से अधिक आरक्षण को लागू नहीं किया जाता। हालांकि यह जजमेंट 1962 में ही दिया जा चुका था, जिसके आधार पर पुनरावृत्ति किया गया और इस प्रकार पूरे भारत में 27% पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण लागू कर दिया। बिहार में तो पहले से ही 22.5% आदिवासी हरिजन के लिए और यूं कहें तो 15% अनुसूचित जाति के लिए और 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए अर्थात 22% और 12% अति पिछड़ा के लिए, 8% पिछड़ा के लिए, 3% महिला के लिए, 3% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह 26% आरक्षण लागू था। अर्थात कुल मिला के 48.5% के आरक्षण का दंश बिहार पहले से ही झेल रहा था। इसलिए उसको 27% 1% बढ़ा। लेकिन वह जो आरक्षण 1% बढ़ा वो सिंबॉलिक था, लेकिन बिहार में एक प्रकार से उद्वेलित हो उठा, बिहार भी जल उठा और अनेक प्रकार का अगड़े और पिछड़े की यहाँ लड़ाई हो गई। बाद में बारी बारी से सभी भाजपा में जब आ गए तो सभी लालू प्रसाद को छोड़कर अपना जो गणित था राजनीति का, जिसके लिए वो जाने जाते थे, जिसमें रामविलास पासवान था, सभी फिर सवर्ण के एक प्रकार से कहें तो शरण में आ गए भाजपा में आने के बाद। फिर कांग्रेस में भी गए ये लोग। फिर शरद यादव थे जो भाजपा में मंत्री बने वाजपेयी सरकार में, रामविलास पासवान भी मंत्री बने, फिर जो नीतीश कुमार भी 6 वर्षों तक मंत्री है। और यही सब अग्रदूत थे आरक्षण की लड़ाई का। लेकिन ये सवर्ण जाति है जो कि सबों को क्षमा कर दिए और फिर अपने गोद में सबको आत्मसात कर लिया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आज फिर जब मौका आया और नीतीश कुमार बारी बारी से आरक्षण पर काम करते रहे, फिर जब उनकी सरकार 2005 में यहाँ बनी तो पंचायत में नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया, भाजपा के समर्थन से दिया। फिर पंचायत में पूरा सिस्टम हो गया। फिर चालाकी से अगले टाइम क्या किया कि दलित अति दलित कर दिया, महादलित कर दिया इन्होंने। ये सभी प्रकार से समाज को तोड़ने का काम किया, समाज को जोड़ने का काम नहीं किया। इन्होंने आरक्षण को अपनी सुविधा के अनुसार व्याख्या किया और जिसको कट और जिसको पेस्ट मन हुआ करते रहे। ये उनकी आरक्षण की चालाकी भरी नीति रही। अभी जब इनका सीट विधानसभा में मात्र 43 आ गया, एक फिर से जिन निकला कि जातीय आधार पर इस प्रकार से हो। लेकिन कहावत एक हमारे यहाँ है कि काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ता है। इस आरक्षण को नीतीश कुमार और एवं इनके कुनबा ने काठ का हारी बनाकर आग पर चढ़ाने का काम किया है। और इस प्रकार से देखें तो इस हारी का जो चढ़ाया और इस प्रकार से फिर जो गणना हुआ बिहार में, जिसको जातीय गणना नहीं कहा जाता है, वो गणना हुआ। ये लोग जातीय गणना कराने की स्थिति में नहीं है। और जब ये गणना अपना कराए हैं तो उसमें जो रिपोर्ट आया है तो उसके रिपोर्ट में जो बात है वह यह है कि अब जो आरक्षण होगा 49% तो अभी था यहाँ। अब देखिए कि अभी जो पहले से था वह था अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बिहार में 18% रिजर्वेशन था। अब उसको बढ़ाकर अत्यंत पिछड़ा के रिजर्वेशन को 25% कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 12% था, उसको बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। अनुसूचित जाति का 16% था, जिसको 4% बढ़ाने का काम किया गया है।
तो ये 20% हो गया, और अनुसूचित जनजाति का 1% था, चूंकि ये आदिवासी का है, तो इस प्रकार से इसको बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। इस प्रकार आप देखेंगे जो आरक्षण बिहार में 49% लागू था, उसको बढ़ाकर नीतीश कुमार ने 65% कर दिया, और इसके अलावे उस समय भी EWS का 10% आरक्षण लागू था, उसको भी उतना रहने दिया गया। मतलब यह कि आज के दिन अगर यह राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद नोटिफिकेशन निकल जाता है, क्योंकि यह अभी दोनों सदन से पारित होने पर भाजपा और कूद कूद कर कह रहा था कि ये 65 क्यों और बढ़ा दिया जाए, 65 क्यों और बढ़ा दिया जाए। तो इस प्रकार से जब राज्यपाल महोदय का हस्ताक्षर इस विधेयक पर हो जाएगा, जो संशोधन विधेयक है, तो लागू होगा, तो इस प्रकार बिहार में जो आरक्षण होंगे वो 75% हो जाएंगे। लेकिन एक विषय पर किसी ने चर्चा नहीं किया, चाहे वो भाजपा, चाहे वह नीतीश हो, चाहे वह रामविलास पासवान की पार्टी हो, और चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद हो। अभी तक के व्यवस्था में नीतीश कुमार महिला के लिए प्रिय मुख्यमंत्री थे। प्रिय यूं ही नहीं थे, इन्होंने काम किया था महिला के लिए। अभी तो बदनाम किया, लेकिन इसके पहले काम किया था, हर क्षेत्र में महिला के लिए काम किया था। और खासकर इनके द्वारा जो महिला का शिक्षा में तो 50% और अन्य क्षेत्र के नौकरियों में 35% का आरक्षण था। 35% कैसे था वो देखें, तो 35% इस प्रकार से था कि 50% में जो कोटा था उसमें 17% कोटा विद इन कोटा, और इधर जो जनरल के लिए जो था, अब कहें 40% था, या EWS भी था 10%, तो 10% में भी 17.5%, और फिर वो 40% जो बच जाता था, तो उसमें फिर उसके अनुपात में जो होते थे तो वो लगभग 15% के आसपास हो जाता था। तो इस प्रकार से ये आरक्षण बंटवारा किया हुआ था। तो पहले साफ साफ था 50% इधर में महिलाओं के लिए 17% का आरक्षण था, और जनरल के लिए जो था उसमें 17% का आरक्षण, 17.5% का आरक्षण था। इस प्रकार महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण था। और अगर हम कुल मिला के जोड़ेंगे तो पहले भी ये 50% ये रिजर्व था, 10% EWS के लिए था, और फिर उधर 15% जो जनरल के महिला के लिए था, तो 75% रिजर्वेशन था। लेकिन अब उसका स्वरूप बदल गया है, और महिला के नाम पर सभी लोग चुप हैं। अब महिला को लगता है कि नीतीश अपने दिल दिमाग से निकाल दिए हैं, और महिला का जो 35% रिजर्वेशन है उसके लिए उन्होंने चर्चा नहीं किया है। हो सकता है कि इसके बाद महिला के लिए वो फिर व्यवस्था करें, और वह व्यवस्था 35% फिर उसी अनुपात में हो। तो 35% का अनुपात जब बदलेगा तो जनरल में 35% जो भी होगा तो वो हो जाएगा, क्योंकि 25% ओपन रहेगा उसमें दिया जाएगा, और इनका जो 75% इधर है तो उसमें महिला के लिए होगा। ऐसा अभी इसमें चर्चा जो नहीं किया गया, जो विधान बनाया गया है, क्योंकि विधान इतने प्रबल रूप से बना रहे थे तो इनको बनाना चाहिए था और कहना चाहिए था। तो इस प्रकार अगर रिजर्वेशन होगा तो ऐसी संभावना बन रही है यह रिजर्वेशन 85% के आसपास होगा, क्योंकि 75% तो घोषित है और 10% महिला वाला अघोषित हो जाएगा। यह स्थिति फिर पुरुष की क्या स्थिति होगी, ये बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं, बिहार को किस रूप में बदलना चाहते हैं, बिहार को किस रंग में ढालना चाहते हैं, यह तब की स्थिति है जब बड़े भाई छोटे भाई 35 बरस 30 बरस राज कर लिए हैं, और भी ये जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो भी 15 बरस पहले राज किए हैं। चूंकि इसमें सतीश कुमार थे जो कोयरी थे, भोला पासवान शास्त्री थे जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी थे इसके मुख्यमंत्री में, इन्होंने भी कई बार मुख्यमंत्री रहने का काम किया है। इसके बाद अगर मोहम्मदन कोटा से देखें तो चचा गफूर थे, हरिजन कोटा से देखें तो अनुसूचित जाति के कोटा से देखें तो रामसुंदर दास थे मुख्यमंत्री, फिर इधर
मांझी जी थे, जिसके लिए कहते हैं नीतीश कुमार कि हम मूर्ख थे कि इनको बना दिए थे, हम मूर्ख थे कि इनको बना दिए थे। फिर दारोगा प्रसाद राय भी मुख्यमंत्री थे, और भी कई नाम छूट गए, बीपी मंडल मुख्यमंत्री थे। तो इस पिछड़ी जाति के सभी लोग मुख्यमंत्री थे। आज जो यादव की राजनीति चल रही है वह वास्तव में बीपी मंडल की चतुराई की राजनीति से लालू प्रसाद फल फूल रहे हैं, क्योंकि बीपी मंडल भी एक यादव हुआ करते थे और उन्होंने जो रास्ता बनाया था वह अपने लिए बनाया था। अगर उस समय बीपी मंडल अपने पद पर बने रहने के लिए, अपने भविष्य के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अगर यादव समाज को पिछड़ा में नहीं डाले होते, उसको शरण कर दिए होते, आज की बिहार की राजनीति बिल्कुल बदल गई होती। इस प्रकार से आप देखेंगे कोई लाल आएगा ऐसा करके जाएगा, यह राजनीतिक व्यवस्था भी कभी बदलेगी। इस आशा के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन आज जो दशा बनाकर नीतीश बाबू और इन्होंने जो पूरे भारत में लहरका लगाया है वह साधारण नहीं है। आज कांग्रेस भी चीख चीख के लोकसभा में या बाहर भी ये बोलते रहती है, लेकिन इसके लिए भाजपा भी कोई कम दोषी नहीं है। क्योंकि जब आप धर्म की राजनीति खेलेंगे, आपके यहाँ जब धर्म होगा, मुस्लिम को आप नहीं मानते हैं इस देश का, तो इस प्रकार से तो दूसरी तरफ जाति की भी राजनीति होगी। क्योंकि सभी लोग जो राजनीतिक होते हैं अपने पद पर बने रहना चाहते हैं और पद पर बने रहने के लिए वो कुछ भी करते हैं। आपने इतिहास में देखा है कि किस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता का वध कर दिया, किस प्रकार कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया। यह राजनीतिक मिजाज है और उसके बिल्कुल निकट जा रही है भारत और बिहार की राजनीति। इस प्रकार से अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।